भारतीय अर्थव्यवस्था में बेटा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात की थी, तो पहले थोड़ा उसको समझते हैं, कोशिश करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग गहनता की ओर बढ़ेंगे। जो अर्थव्यवस्था की गंभीर चीजें हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कई शब्द बताए गए थे बेटा, तो धीरे धीरे उन शब्दों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो पहला जो शब्द था जिसको समझना होगा, बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ। यही ना बेटा, ये इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होता है बेटा, मैंने किसको कहते हैं हम लोग इकोनॉमिकल ग्रोथ, बोले। क्या चीज होती है बेटा इकोनॉमिकल ग्रोथ, हिंदी में क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि, यही ना बेटा। बहुत परेशान मत होइए, बहुत आराम से चीजों को समझने का प्रयास करिए, हड़बड़ी नहीं। ये आम जीवन में बोला जाने वाला शब्द है, बोल नहीं रहे हैं। आर्थिक समृद्धि एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग धड़ल्ले से आम जीवन में प्रयोग करते हैं। तो आर्थिक समृद्धि का मतलब, या खाली समृद्धि, आर्थिक छोड़ दो, तो खाली समृद्धि का मतलब तो हम लोग धड़ल्ले से समझते हैं। अक्सर आप सुनते हो बड़े समृद्ध परिवार के व्यक्ति हैं, बड़े समृद्ध लोग हैं, ये सब तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आम जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि बड़े समृद्ध परिवार के हैं या बड़े समृद्ध लोग हैं, तो क्या अर्थ होता है? पैसे रुपए वाले हैं, धनी लोग हैं, यही मतलब होता है। तो आर्थिक समृद्धि को अर्थव्यवस्था में काहे इसके पीछे पड़ गए हम लोग, आखिर ये समझने की कोशिश क्यों किए? कोई ना कोई वजह तो होगी ना बेटा, बेवजह तो चीजें हैं नहीं। देखो, एक चीज मापना बड़ा आसान है, इसे मेजर एक चीज का करना बहुत सहज है। जानते हो किसका? आपके पास पैसा रुपया कितना है, ये नापना थोड़ा आसान है। बोल नहीं रहे, क्योंकि वो काउंट करने वाली चीज है ना बेटा, वो जोड़े जाने वाली चीज है ना। आपके पास तनख्वाह कितना मिलता है, आसानी से पता लग जाएगा। आपके पास अगर काला धन नहीं है तो आसानी से पता चल जाएगा आपके पास कितना पैसा है। अरे आपकी सैलरी और आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसे पता चल जाएगा। बोल नहीं रहे हैं। तो एक्चुअल में समृद्धि का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपके पॉकेट में पैसा कितना है, आपके पास कुल मिला के कितना पैसा है, धन दौलत आपके पास कितनी है, ये सिर्फ समृद्धि बताता है। अब आप सोचेंगे अर्थव्यवस्था में ये सब चक्कर में काहे पड़ गए हम लोग, आर्थिक समृद्धि क्यों नापते हैं? कारण है, क्योंकि देखो इसके पहले हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अर्थव्यवस्था मैंने क्या बोला था कि पूरे अर्थशास्त्र का एक ही मोटिव है बेटा, द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हम लोग ये मान के चलते थे कि अगर किसी के पॉकेट में पैसा होगा या किसी के घर में पैसा होगा, तो आप ये मान के चलिए कि उन लोगों की जिंदगी थोड़ी बेहतर जरूर होगी। और आज भी हम लोग मानते हैं, किसी परिवार की इनकम अगर ठीक ठाक है तो हम लोग मान के चलते हैं कि उन लोगों की जिंदगी थोड़ी सुखद होगी, थोड़ी बेहतर होगी। ये स्वाभाविक है कि नहीं बेटा, ये नेचुरल है कि नहीं? और हम ये मान के चलते हैं कि जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है, जिसकी इनकम बहुत कम है, जिसके पास धन दौलत कम है, डेफिनेटली उनकी जिंदगी थोड़ी बदहाली में बीत रही होगी। एक सामान्य सी समझ है हम लोगों की। क्लियर है बेटा? तो अर्थशास्त्रियों ने भी यही समझा कि अगर हम समृद्धि का पता लगा लें, जो आसान है पता लगाना, यदि हम समृद्धि का, समृद्धि माने क्या बेटा? माने बहुत सिंपल सी बात है, किसी एक निश्चित समय अवधि में आपके पैसे की, धन की वृद्धि अगर हो रही हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी समृद्धि हो रही है, यानी आप अब समृद्ध हो रहे हो। समय के साथ साथ आपके पास पैसा बढ़ रहा हो, मनी बढ़ रही हो, तो हम कह सकते हैं कि आपकी समृद्धि हो रही है। अब इकोनॉमिक लैंग्वेज में थोड़ा दूसरे ढंग से बोला जाता है, कहा जाता है कि अगर किसी देश की जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही हो, थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया जाता है, या कहा जाता है कि अगर किसी देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो,
लगातार बढ़ रही हो, या हम लोग कह देते हैं यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हो रही हो, नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही हो, डेफिनेटली नेशनल इनकम बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ रही होगी तो ये तुरंत दिमाग में आता है कि वहां के लोगों की जिंदगी थोड़ी बेहतर है। कभी कभी आप किसी मैगजीन में, अखबार में डेटा देखते हो कि भाई भारत के लोगों के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अमेरिका की कितनी है, गल्फ कंट्री की कितनी है, तो वहां देख के लगता है ना कि भाई वो लोग तो बड़े धनी लोग हैं, वो बड़े संभ्रांत लोग हैं, क्योंकि वहां प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। और तुरंत दिमाग में आता है कि अगर ऐसा होगा तो उनकी जिंदगी बेहतर होगी। तो पहले अर्थशास्त्रियों को सिर्फ एक बात समझ में आई, खास करके 80 के दशक में, कि यदि हम किसी देश के लोगों की आय पता कर लें, जो आसान है पता करना, बहुत मुश्किल नहीं है, तो हम ये पता लगा लेंगे कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही। बोल नहीं रहे। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी परिवार की आय पता कर लो तो उससे आपको पता चल जाएगा उन लोगों का जीवन बेहतर है कि नहीं। यदि किसी परिवार की आय निरंतर बढ़ती जा रही है, महीने दर महीने, साल दर साल उनकी इनकम अगर बढ़ती जा रही है, तो स्वाभाविक है, हम मान सकते हैं उन लोगों की जीवन स्तर भी ठीक ठाक हो रहा होगा, जिंदगी भी धीरे धीरे बेहतर हो रही होगी। ये हमारी समझ थी और बाद में मालूम चला ये समझ गलत है, ये समझ ठीक नहीं है। तो आर्थिक समृद्धि सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात करता है, मैग्नीट्यूड की बात करता है कि आपके पास 2 लाख से 6 लाख हो गया, 6 लाख से 8 लाख हुआ। सिर्फ वो किसकी बात करता है बेटा? परिमाण की, मैग्नीट्यूड की, यानी क्वांटिटी की बात करता है कि आपके पास पैसे की क्वांटिटी बढ़ रही है। अगर पैसे की क्वांटिटी बढ़ रही है तो आप समृद्ध हो रहे हो, क्लियर है? और घट रही है तो आपकी समृद्धि घट रही है। एक बात मुझे बताइए, पॉकेट में पैसा हो जाना ही एक बेहतर जिंदगी की गारंटी होती है? पैसा ज्यादा होना बेहतर जिंदगी के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन एकमात्र ज्यादा पैसा हो जाना ही आपकी बेहतर जिंदगी की गारंटी नहीं होती। उस पैसे का सदुपयोग हो रहा होगा तब में जिंदगी बेहतर होगी। और वो पैसा अगर आपके पॉकेट में आ रहा है, उस पैसे का कोई सकारात्मक उपयोग हो ही नहीं पा रहा है और जिंदगी बद से बदतर हो रही है। जैसे मैं उदाहरण से बताऊं, कुछ लोगों की इनकम कम होती है लेकिन ठीक ठाक जिंदगी जी लेते हैं, और कुछ लोगों की इनकम बहुत अधिक होती है फिर भी फटे हाल बने रहते हैं। स्वभाव है, खर्च ही नहीं करेंगे, जान चली जाए, बैंक बैलेंस मजबूत करना है। तो ये तो तय है कि पैसा ज्यादा होना अच्छी जिंदगी की ओर एक प्रस्थान तो दिख रहा है, लेकिन एकमात्र पैसा ज्यादा हो जाना ही अच्छी जिंदगी की गारंटी नहीं होती। तो अब गड़बड़ी कहां हो गई बेटा, वो थोड़ा समझना है। शुरू में जितने अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि यदि हम किसी देश की राष्ट्रीय आय निकालें, हम निकालेंगे बेटा, आपको बताएंगे, किसी देश की राष्ट्रीय आय निकालें तो राष्ट्रीय आय निकलेगी तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगी। यदि किसी व्यक्ति के लोगों की प्रति व्यक्ति आय साल दर साल बढ़ती जा रही है तो हम कह सकते हैं कि उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। हाँ या ना? क्या उस देश के लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो रही है? इसकी भी गारंटी है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बोल नहीं रहे हैं। लेकिन सिर्फ आर्थिक समृद्धि ये गारंटी नहीं दे सकता कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही हो। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय में सबकी आय शामिल होती है। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना बेटा, तो उसमें किसी एक आदमी की आय नहीं है, पूरे देश की आय शामिल होती है। बोल नहीं रहे हो? ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि एक पिता के 4 बच्चे हैं, ए, बी, सी और डी। इन सारे बच्चों की आय ही तो परिवार की आय कहलाएगी। पिता मान लीजिए बुजुर्ग हुए, घर पे बैठ गए और उनके 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों की कुल इनकम ही तो परिवार की आय कहलाएगी। बोल नहीं रहे? अगर इन चारों लोगों की आय 5 लाख है, ये उनकी आर्थिक समृद्धि का स्तर है। बोल नहीं रहे? और ये अगले साल बढ़कर 10 लाख हो गई, तो ये तो बता ही रहा है कि परिवार की समृद्धि बढ़ रही है, परिवार समृद्ध हो रहा है। 10 लाख से बढ़ के
20 लाख हो गई तो हम कह सकते हैं कि इस परिवार की समृद्धि क्रमशः क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। इस परिवार की सबकी जिंदगी भी बेहतर हो रही है, इसकी गारंटी है। मैंने कहा संभावना तो दिख रही है, संभावना दिख रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं। लेकिन एक इसमें परेशानी है, ये सबकी आय मिलाकर है। हो सकता है कि इस 20 लाख में अकेले डी की इनकम 19.5 लाख रुपया हो। बोल नहीं रहे, बाकी का 1000, 2000, 3000, 4000 है, ये भी तो हो सकता है। जो सबकी आय जोड़ रहे हो तो 20 लाख तो आ ही रही है, लेकिन इनकी जिंदगी तो बड़ी डवाडोल है साहब, इनकी भी डवाडोल है। तो कहा जाता है कि जब हम राशि आय निकालते हैं तो सही दृश्य नहीं आता। अडानी अगर धनी होने लगे और दुनिया के सबसे बड़े रईस हो जाएं तो क्या देश की राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ जाएगी? इस देश में 4-5 लोग सबसे दुनिया के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के धनी बन जाए तो उनकी आय भी तो देश की आय में जोड़ी जाएगी, तो देश की आय तो बढ़ी हुई दिख जाएगी। लेकिन एक रिक्शे वाले की जिंदगी में क्या असर हुआ ये तो नहीं पता चल पा रहा है ना। और आपने क्या किया, 3-4 लोगों की आय निकाला और आया कितना, 20 लाख। बोल नहीं रहे हैं। और डिवाइडेड बाई 4 तो प्रति व्यक्ति आय आ गई कितनी, 5, है ना बेटा? प्रति व्यक्ति कितनी आ गई, 5 लाख रुपए। तो आंकड़े में तो आ गई 5 लाख रुपए, या सही में 5 लाख है? नहीं साहब, 19.5 लाख तो अकेले साहब की है। तो गड़बड़ी यहां ये होती है कि अर्थव्यवस्था में जब हम राशि आय निकालते हैं और जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो आंकड़े कभी कभी भ्रमित करने वाले होते हैं, जो सामने दिख रहा है। क्लियर है बेटा? तो अब पहले ये माना जाता था कि चलो हम मान लेते हैं भाई कि किसी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उस देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है, तो गिरते पड़ते हम मान सकते हैं कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो ही रही होगी। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग भी हो सकती है। मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं बेटा कि पैसा बढ़ना अच्छी जिंदगी की निशानी नहीं है। अगर आपके पॉकेट में पैसा बढ़ रहा है तभी आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं बढ़ रहा है तो किसी कीमत पे आपकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी, ये तो तय है। यानी अच्छी जिंदगी होने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन एकमात्र पैसा हो जाना ही अच्छी जिंदगी की गारंटी नहीं है। तो यही से अर्थशास्त्री मात खा रहे थे। एक्चुअली आप अर्थव्यवस्था में हमेशा पढ़ते हैं कि हमेशा हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, आपके सिलेबस में है, नेशनल इनकम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? यही देखने के लिए कि देश की समृद्धि बढ़े। हमारे साहब अभी कल संसद में बोल रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव पे जवाब देते हुए कह रहे थे मैं अपने तीसरे टर्म में भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। हो सकता है पहली बन जाए, लेकिन यह भी तो लिटरली संभव है कि 3-4 लोगों के भरोसे हो जाए ऐसा। बाकी को क्या मिला, ठेंगा? तो ये तो जरूरी है बेटा। देखो, सबसे जरूरी होता है कि किसी देश की आय की वृद्धि तो जरूरी है, पहली आवश्यकता तो वही है। उस देश की आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। जब आर्थिक समृद्धि होगी तभी आगे की राह खुलेगी या नहीं खुलेगी। लेकिन अगर आर्थिक समृद्धि ही नहीं होगी तो दरवाजे तो बंद हैं। बोल नहीं रहे। अब ये कि आर्थिक समृद्धि भी हो रही हो, लोगों के जीवन में खुशहाली भी आ रही हो, ये अच्छी चीज है। इसको आर्थिक समृद्धि न कह के आर्थिक विकास कहते हैं। एक बात तो समझ में आ गई कि आर्थिक विकास का अनिवार्य तत्व है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक आर्थिक समृद्धि ना हो, लेकिन मात्र आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास नहीं होता। बारी बारी से लेकिन एक निश्चित समयावधि में यदि आय में निरंतर वृद्धि हो रही हो, एक निश्चित समयावधि में यदि आय में निरंतर वृद्धि हो रही हो
तो इसे आय में निरंतर वृद्धि हो रही हो तो इसे आर्थिक समृद्धि कहेंगे। तो इसे क्या बेटा, आर्थिक समृद्धि कहेंगे। मैंने एक ठेठ परिभाषा है बेटा, है ना। अब थोड़ा इकोनॉमिकल डेफिनेशन देखते हैं, लिखें। यदि किसी राष्ट्र की जीडीपी में अभी पूछना मत जीडीपी वगैरह क्या है बेटा, अभी आएगा तो हम क्लियर करेंगे। यदि किसी राष्ट्र की जीडीपी में, कामा, राष्ट्रीय आय में अथवा प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही हो तो, निरंतर लगातार वृद्धि हो रही हो तो इसे आर्थिक समृद्धि कहेंगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ कहेंगे। इसे आर्थिक समृद्धि कहेंगे। लेकिन आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक है। मात्रात्मक माने क्वांटिटिव है, क्वांटिटी की बात करता है। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक है, अर्थात मात्रा की बात करता है। यह परिमाणात्मक है। शब्द को महसूस करिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। यानी आर्थिक समृद्धि क्या बताता है बेटा, सिर्फ मात्रा के बारे में बताता है कि आपके पॉकेट में 500 रुपए से बढ़ के 5,000 हो गया, 5,000 से बढ़ के 50,000 हो गया, तो ये सब क्या है, क्वांटिटी है ना बेटा। ये क्वालिटी की बात नहीं करता, क्वांटिटी की बात करता है। क्लियर है। अब थोड़ा सुनिए, देखो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब चीजें पढ़ते काहे के लिए। सबसे मुश्किल चीज जानते हो क्या होती है, खुशी नापना। इस धरती पर अभी तक ऐसा कोई भी थर्मामीटर नहीं बना है या कोई मापक नहीं बना है जिससे आप मनुष्य की खुशी नाप लें। कि है मुंह में लगाए तो मालूम चला कि हाँ इतना खुश है, नहीं, खुशी मापी नहीं जा सकती। एक चीज मापी जा सकती, यही पैसा रुपया जो है ना बेटा, ये मापा जा सकता है। अब हम लोगों ने क्या गड़बड़ी किया, हम लोगों ने कहा कि पैसा रुपए की माप को ही हम मान लेंगे, यही खुशी का मापक है। बोल नहीं रहे। यानी आपके पॉकेट में अगर पैसा रुपया बढ़ रहा हो तो हम मान ले रहे हैं कि आप खुश भी हो रहे हो, आपकी जिंदगी भी खुशहाली भरी हो रही है, आप बेहतर हो रहे हो। आप इससे सहमत हो? मैं तो नहीं हूं सहमत, है ना। मैं क्यों नहीं सहमत हूं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि सबकी आय बढ़ रही है। कुछ की ही आय बढ़ सकती होगी और कुछ की आय बढ़ जाने से राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, और प्रति व्यक्ति आय सबकी बढ़ी हुई दिख रही है, जबकि सबके पॉकेट में उतना पैसा नहीं आ रहा है, कुछ ही के पॉकेट में पैसा जा रहा है। तो उनकी जिंदगी में तो हरियाली हो सकती होगी, लेकिन बाकी की जिंदगी में कहाँ हरियाली हो रही है। क्लियर है बेटा। इसलिए कहा जा रहा है नहीं, एक एक व्यक्ति समृद्धि पता लगा लो तब तो बड़ा अच्छा है। एक एक व्यक्ति समृद्धि नहीं पता लगाई जा सकती, ये संभव नहीं है। पता लगाया जा सकता है किससे बेटा, देश की समृद्धि पता लगाई। तो देश समृद्ध अगर हो रहा है तो दिख तो रहा है सामने, परिवार अगर समृद्ध हो रहा है, कहां हकीकत पता चल रही है। ये बेचारा तो 500 रुपया कमाता है,
जबकि परिवार की आय आ रही है 20 लाख रुपया, तो उसकी जिंदगी तो बेहतर नहीं हो रही है ना बेटा। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको समझना होगा। इसका माप करना अपेक्षाकृत आसान होता है, राशि आय को मापना इजी होता है। तो इसके पहले सरकारों ने यह कहा कि छोड़ो, बवाल में कौन पड़ता है, हर साल राष्ट्रीय आय निकालते रहेंगे और देखेंगे अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही होगी तो हम मान लेंगे कि देश आगे बढ़ रहा है। बोल नहीं रहे, लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही होगी, यही मान के हम चलते रहे। बाद में आ गए कुछ अर्थशास्त्री, जिसमें एक भारत के भी है, अमर्त्य सेन, और एक हमारे पट्टीदारी में है, पड़ोस में है, महबूब उल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। इन दोनों ने पोल खोल के रख दिया, कहा कि ये इतने दिनों से बकवास की बातें जो कर रहे हैं कि पैसा रुपया अगर बढ़ रहा है तो लोगों की जिंदगी ठीक हो रही होगी, ये बकवास है, इससे नहीं पता चलेगा। अब हम एक शब्द बता रहे हैं, इस शब्द पे काम करना होगा। तो उन्होंने उस शब्द को नाम दिया आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और महबूबुल हक ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया कि आर्थिक विकास गरीबी के विरुद्ध लड़ाई है, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी। जब आर्थिक विकास हम अध्ययन करेंगे, आर्थिक विकास जब समझेंगे, तब हम बता पाएंगे कि लोगों की गरीबी दूर हो रही कि नहीं, लोगों की जिंदगी में बाहर आ रहा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास फिर कैसे नापें। जैसे आर्थिक समृद्धि नापने का तरीका तो उन्होंने ढूंढ लिया, क्या? राशि आय। तो राशि आय से क्या नापते हैं? समृद्धि नापते हैं भैया। अब ये हुआ कि राष्ट्र ये आर्थिक विकास कैसे नापें? तो कहा आर्थिक विकास ऐसे नापें। तो पहला तो उन्होंने डेवलप किया मानव विकास सूचकांक, HDI। HDI से क्या नापा जाता है? अरे बोलिए जोर से। HDI से आर्थिक विकास मापा जाता है, और कुछ नहीं मापा जाता। फिर बाद में एक आए अर्थशास्त्री GR कैसल 1993 में आर्थिक विकास को मापने के लिए जो HDI का विकास किया गया था वो 1990 में किया गया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 से यह प्रक्रिया शुरू की। तो मानव विकास सूचकांक से हम लोग क्या मेजर करते हैं बेटा? आर्थिक विकास नापते हैं। फिर बाद में एक अर्थशास्त्री और जुड़ गए इसमें, जिनका नाम था GR कैसल 1993। उन्होंने कहा कि हम तो थोड़ा दूसरा मॉडल चाहते हैं। कहा कि बोलिए, कहा PPP मॉडल। तो एक ने कहा ये लग रहा है सही में विकास, क्योंकि 3 बार पीने की बात कर रहे हैं, है ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, जाकी भावना जैसी तो वही हालत है। नहीं, इन्होंने कहा परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रय शक्ति समता। तो क्रय शक्ति समता से क्या नापा जाता है? विकास का मापक है ये। क्लियर है बेटा? वो क्या है, कुछ आइडिया देंगे? PPP कई जगह प्रयोग होता है। एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको भी PPP कहते हैं। जैसे आजकल सरकार PPP मॉडल पे काम कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग के चौराहे बड़े सुंदर हो गए, देख रहे हो ना? ये किस मॉडल पे है? PPP मॉडल पे है। ये PPP वो नहीं है, यहां भी ट्रिपल P है, लेकिन इस तीनों P का अर्थ है परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रय शक्ति क्षमता। नाम सुना है? हम विस्तार से बात करेंगे बेटा। अच्छा, कभी आपने सुना होगा कि एक किसी के मित्र अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और तुरंत हम लोग की जिज्ञासा होती है कि तनख्वाहें कितनी है उनकी, है ना? ये पहली जिज्ञासा होती है। तो उन्होंने बताया कि मेरी सैलरी $20,000 है। और यहाँ तो अंदर से इतनी उथल कूद मच जाती है आपको कि पूछो मत। $20,000, 20,000 गुणे 80 फटाक से कर लेते हैं, क्योंकि $1 बराबर कितना है? 80 रुपए का। बोल नहीं रहा बेटा, ये तो ठीक ठाक आ गया बेटा, लगभग 8 लाख रुपए। बोल नहीं रहे।
तुरंत हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी पैसे में और उससे महसूस करते हैं कितना पैसा उनको मिलता होगा। यही तो गलत कर देते हो। जो अमेरिका में पैसा कमाता है वो डॉलर में खर्चा करता है, जो डॉलर में कमाता है ना वो डॉलर में खर्चा करता है, जो यूरो में कमाता है ना वो यूरो में खर्चा करता है, हम रुपए में कमाते हैं ना हम रुपए में खर्चा करते हैं। और ये तो बहुत गंदी बात है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को आप डॉलर में बदल लो राष्ट्रीय आय को, और किसी देश की राष्ट्रीय आय को रुपए में बदल लो। अब हमारे साथ क्या होता है जरा समझें। जब आप देखते हो दुनिया के हर देशों की राष्ट्रीय आय लिखी होती है तो मुझे लगता है सबको एक ही मुद्रा में लिखा जाता है, डॉलर में। सबकी अलग अलग मुद्रा में लिख दिया जाए तो पल्ले पड़ेगा कुछ? तो उस लिस्ट को देख के मुझे तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि भारतीय की राष्ट्रीय आय डॉलर में साहब बड़ा ठीक ठाक नहीं दिखती, खराब दिखती है। और आप अगर यूरोप की देखो उनकी देखो तो 10,000 15,000 20,000 डॉलर, हम लोग की अगर देखो तो 500 700 1000 इसी डॉलर के आसपास रहता है। बहुत खराब महसूस होता है ना। इसी पे भड़क गई यार, कैसा कहा ये क्या नौटंकी कर रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पे $1 बराबर 80 रुपया, तो 80 से भाग देके डॉलर बदल रहे हो। अब हम हकीकत आपको बता रहे, जरा सुन लीजिए। एक व्यक्ति अमेरिका में अगर किसी रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पिया, देन ही हैव टू पे $5। अगर वो किसी ठीक ठाक रेस्टोरेंट में खाना खा लिया तो $100। हमारे यहां तो चाय अभी 10 रुपए के इर्द गिर्द है, बोल नहीं रहे। और भारत में 5 स्टार होटल की बात मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारत में अभी बहुत ढेर सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं छोटे मोटे जहां 100 रुपए में खाना खा सकते हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या हमारा 100 रुपया उनके $100 के बराबर काम नहीं कर रहा है? आया ना। मुद्रा का काम वस्तु सेवाओं को खरीदना है, मुद्रा का और कोई काम नहीं है। तो अगर हमारी मुद्रा उतनी वस्तु सेवाएं यहां खरीद पा रही है जितनी आप अमेरिका में डॉलर में खरीद पा रहे हो, तो आपकी मुद्रा हमारी मुद्रा की औकात वो दिख रही है। आया ना। आप अमेरिका में एक लेबर को हायर करते हो, वो लेबर शाम तक आपसे अगर $100 लेता है तो हमारा लेबर तो 500 लेता है, बोल नहीं रहे। तो जो श्रम आपने $100 का खरीदा वही श्रम हमने तो 450 में खरीद लिया। इसका मतलब है कि मेरा 400 रुपया आपके $100 के बराबर है, बोल नहीं रहे। और ये नहीं चलेगा कि 80 से भाग दे दो डॉलर में बदल दो, बोल नहीं रहे बेटा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये गलतफहमी भूल जाना। भारत में 1 लाख रुपए कमाने वाला जो जिंदगी यहां जी रहा है, अमेरिका में $1 लाख कमाने वाला वो जिंदगी नहीं जी पा रहा अमेरिका में। हकीकत यह है, वहां चीजें तो हैं बेटा, बहुत महंगी हैं, और सब आपको डॉलर पेमेंट। मैं तो एक दिन देख रहा था एक यूट्यूबर स्विट्जरलैंड के किसी मॉल में घुस गया। देखिएगा आजकल ऐसे लोग बहुत दिखते हैं। और वो मॉल में घुस के कहा कि थोड़ा सा आपको हम यहाँ की कीमतें बता रहे हैं। वेजिटेबल की कीमत जरा देख लीजिए, टमाटर की कीमत देख लीजिए। मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। इंडियन करेंसी के हिसाब से 7-7 हजार रुपए किलो टमाटर। 4 आलू एक पैक में बड़ा अच्छा सा पैक में रखा गया। 4 आलू मालूम चला कि 1700 रुपए का। यहाँ 1700 रुपए आलू में साल भर खाएंगे आलू। तो यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यह है, GR कैसल ने कहा कि ऐसा मत करो, अगर बदलना ही है तो क्रय शक्ति के आधार पर बदलिए। जितनी वस्तु सेवा आप यहाँ खरीद पा रहे हो उतनी वस्तु सेवा कितने डॉलर में खरीदोगे ये बराबरी करो। न कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो विनिमय दर चल रहा है कि $1 बराबर 72 रुपया, $1 बराबर 85 रुपया, इसे भाग दे दो। ये वास्तविक स्थिति नहीं है। अगर $1 80 रुपए का चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक 80 रुपया जितनी चीज खरीदता है उतना $1 खरीदता है। यही हकीकत है। अभी मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ 5 रुपए की एक चाय मिलेगी और आपके यहाँ $5 की एक चाय मिलेगी। तो मुझे लगता है
कि आपका $5 हमारे $5 के बराबर हुआ, बात खत्म। बोल नहीं रहे। इसको उन्होंने कहा क्रय शक्ति समता के आधार पे किसी की इनकम निकालिए तो बात समझ में आएगी, न कि 80 से भाग देके डॉलर में बदल दोगे तो भ्रामक सूचना आएगी। क्लियर है बेटा? शुरुआत करते हैं बेटा, आगे बढ़े। नोट बनाइए, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है बेटा, धीरे धीरे क्लियर होगा। कोहरा छटेगा, धुंध छटेगी, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, यही सब बोल रहे थे साहब हमारे संसद में, तो मुझे भी ध्यान आ गया है ना। धीरे धीरे सब क्लियर होगा। चले लिखे बेटा। लिखें, वास्तव में राष्ट्रीय आय की गणना से हम राष्ट्रीय आय की गणना से आर्थिक समृद्धि ज्ञात करते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा? अब क्लियर हुआ कि जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं अर्थव्यवस्था में, इसको पढ़ते हैं बड़े डिटेल में, वास्तव में हम आर्थिक समृद्धि मापते हैं और कुछ नहीं निकालते। बस ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस देश की इनकम बढ़ी है कि घटी है। अगर बढ़ी है तो देश अधिक समृद्ध हो रहा है, और अगर घटी है तो देश की समृद्धि घट रही है। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि हम ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर समृद्धि बढ़ रही होगी तो जीवन स्तर भी सुधर रहा होगा। मान लेते हैं कि अगर पैसा रुपया बढ़ रहा होगा, देश अगर समृद्धि हो रहा होगा, तो देश में गरीबी दूर हो रही होगी। पैसा रुपया अगर बढ़ रहा है, लोगों का खाना पीना बेहतर हो रहा होगा। पैसा रुपया बढ़ रहा है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही होंगी। हकीकत क्या है ये तो बहुत दूर की बात है ना बेटा? लिखें, आर्थिक समृद्धि का मापन सहज है, आसान है। क्लियर है बेटा? क्योंकि यह सिर्फ मात्रा का पता लगाता है। खैर ये भी बड़ा आसान नहीं है बेटा, बोल नहीं रहे हैं। यह भी देखो, मैंने आपको बताया ना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। आप मेरी पॉकेट की तलाशी लेके ये पता लगा सकते हो कि मेरे पास पैसा कम है कि ज्यादा है, लेकिन आप किसी हालत में पता नहीं लगा सकते कि मेरा जीवन अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, मैं खुश रहता हूं कि नहीं रहता है, ये आप पता नहीं लगा सकते। हाँ, सड़क पे चलते हुए आदमी को धर लीजिए, पकड़ लीजिए, पर्स निकालो, चेक कर लो, मालूम हुआ उसके पर्स में 25,000 रुपया है, तो जो 25,000 रुपया कैश लेके निरंतर चल रहा है, 4-5 तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब उसके पर्स में दिख रहा है, एक अंदाजा तो लग सकता है कि भाई ये आदमी, इसकी जिंदगी बेहतर होगी। बस ये अंदाजा भर है आपका, हकीकत इससे जुदा हो सकती है ना? परिवार में कलह मचा रहा है, परिवार में तो मैं मचा हुआ है, परिवार में सुबह से शाम तक महाभारत चल रही है। कहाँ जिंदगी बेहतर हो रही है? जिंदगी तो नर्क हो गई। 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, लग तो रहा है जिंदगी बेहतर है, निकलते समय पति पत्नी भिड़ जा रहे हैं, घर पहुंचते पहुंचते युद्ध की नौबत आ जा रही है, तो बाढ़ में जाए 5 स्टार होटल में खाना खाना। इससे बढ़िया है कि 2 रोटी घर पे खा लें। कहाँ जिंदगी बेहतर हो रही है? समृद्धि तो दिख रही है, लेकिन जिंदगी नरक मची हुई है। बोल नहीं रहे बेटा? पैसा रुपया आपकी बेहतर जिंदगी की गारंटी नहीं है। पैसा रुपया आपके बेहतर जिंदगी का एक मानक हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, एक मात्र वही नहीं है सब कुछ। इसलिए आप देखते हैं कम पैसे वाले बड़ी शानदार जिंदगी जी लेते हैं, और कभी कभी अधिक पैसे वाले ही बहुत खराब जिंदगी जी पाते हैं, परिवार ही तहस नहस हो रहा है। अरे भैया जी, बिल गेट्स की पत्नी का तलाक हो गया, और पैसा रुपया ही अगर आकर्षण होता तो बिल गेट्स की वाइफ बिल गेट्स से तलाक नहीं लेती।
देखो मुस्कुरा रही है बच्ची। अगर पैसा ही आकर्षण होता तो मुझे तो नहीं लगता बिल गेट्स से ज्यादा पैसा किसी के पास है, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ ने उन्हें डाइवोर्स दिया। क्यों? क्योंकि पैसे के अलावा और भी चीजें मैंने रखती है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग बनाइए, आर्थिक विकास। बाउंस नहीं न कर रहा है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा सा और रुको, घबराओ मत, शुरुआत है, बेहतर ढंग से आगे बढ़ना है। दिमाग में बैठ गया कि राष्ट्रीय आय जब हम निकालते हैं तो उसे हम क्या मापते हैं? सिर्फ समृद्धि मापते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ मापते हैं। सिर्फ हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि देश ने पिछले साल जितना कमाया उससे इस साल आगे गया कि पीछे गया। और हम ये मान लेते थे यदि हमारी कमाई धमाई बढ़ रही है तो लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो ही रही होगी, बहुत टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात नहीं है ना बेटा, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं। तो नहीं है। सड़क पे चलते हुए आप किसी आदमी को प्रथम दृष्टया देख के कैसे अच्छे कपड़े उपड़े पहना है, सलीके से है। अब वही सिम्टम है जो भाव तो कुछ तो है नहीं, हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, लेकिन सड़क पे चलते हुए आदमी का कपड़ा उपड़ा पहनावा ओढ़ावा उसका सलीके को देख के अंदाजा लग सकता है कि भाई आदमी ठीक ठाक परिवार का हो सकता है, लेकिन आपका अंदाजा गलत भी हो सकता है। सड़क पे कोई मैले कुचले वस्त्र पहन के चल रहा है, ठीक ठाक वस्त्र नहीं है उसके पास, तो प्रथम दृष्टि आपको देख के अंदाजा तो लग सकता है कि ये ठीक ठाक पैसे वाले नहीं है, लेकिन अंदाजा आपका भयानक गलत हो सकता है, भयानक गलत हो सकता है। क्योंकि उसके हाथ में लेदर का बैग नहीं है, उसके हाथ में कोई ब्रीफकेस नहीं है, कपड़े थोड़े मैले कुचैले हैं, स्लीपर पहन के चल रहा है, उसके हाथ में जूट का एक बड़ा सा बैग है। देख के लगा कि ये तो बड़ा गरीब आदमी है, जूट के बैग में झांका तो मालूम चला कैश ही कैश भरा हुआ। तो होश तो उड़ जाएगा ना आपका, अरे बाप रे तो देखने में खाली ऐसा लग रहा है। हाँ मैंने देखा है भैया, मैंने देखा है कि मालूम चला जूट का वो बड़ा वाला जो होता है ना बैग, उसमें नोट ही नोट भरी हुई है। तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे मैटर नहीं करता, कुछ लोग एक्सपोजिंग ज्यादा करना चाहते हैं, कुछ लोग एक्सपोजर पे बहुत ध्यान नहीं देते, अपने काम में लगे रहते। 12 लिखे बेटा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं बेटा, तो नाम थोड़ा आराम से लिखिएगा, महबूब उल हक। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब, महबूब उल हक, और डैश कर करके लिखेगा, उर्दू वाला नाम है ना बेटा, ऐसे ही होता है। महबूब, बोर्ड पे लिख दें, महबूब अलग, उल अलग, हक अलग, है ना। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब, माबूद नहीं, महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को, आर्थिक विकास को आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई कहा। इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, ये उनका कहा हुआ शब्द है, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई कहा। क्लियर है बेटा? ये एक फ्रेज है बेटा, एक कोट है, कल को पूछेगा आर्थिक विकास को किसने गरीबी के विरुद्ध लड़ाई कहा, ये कहने वाले कोई और नहीं है बेटा, और इनको हल्के मत लीजिएगा। ये अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। जैसे अमर्त्य सेन का नाम है ना, नोबेल प्राइज प्राइज मिला, तो हल्के में नहीं है, ये भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। और अच्छी बात यह है कि सब पड़ोसी ही है, पट्टीदार लोग हैं, है ना बेटा। लेकिन आर्थिक समृद्धि के साथ साथ, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ
जब लोगों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसका क्या बेटा, सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, तो इसे आर्थिक विकास कहते हैं। तब इसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है बेटा? तब इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट बेटा? अब एक बात खुद से महसूस करो कि आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य तत्व है आर्थिक समृद्धि। बोल नहीं रहे? यानी बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास नहीं हो सकता, लेकिन अकेले आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास नहीं होता। बोल नहीं रहे? आर्थिक विकास अलग चीज है, आर्थिक समृद्धि अलग चीज है, लेकिन आर्थिक विकास के लिए पहली शर्त है कि आर्थिक समृद्धि होना चाहिए। आर्थिक समृद्धि का जब लोगों के जीवन पे सकारात्मक असर दिखने लगे, तब आर्थिक समृद्धि एक कदम आगे बढ़ के आर्थिक विकास हो जाती है। सिर्फ आपके पॉकेट में पैसा बढ़ रहा है और आपके जीवन पे असर नहीं हो रहा है, तो समृद्धि तो हो रही है, विकास नहीं हो रहा है। बोल नहीं रहे बेटा? लेकिन जहां आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक है, यानी क्वांटिटेटिव है, वहीं आर्थिक विकास क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। बोल नहीं रहे हो बेटा? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं बेटा, और डिटेल में चलते हैं। लिखें, जब आर्थिक समृद्धि का प्रभाव लोगों के जनजीवन पे दिखाई देने लगे, लोगों के जीवन का स्तर उच्च होने लगे, तो क्या कहेंगे बेटा? बोलो। आर्थिक, तो थोड़ा सा देख लो, और एक बात ध्यान रखना, इन्हीं चीजों को तोड़ के मरोड़ के इधर से उधर ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं कि आप परेशान हो जा रहे हो। और परेशानी का कारण सिर्फ यह है कि खाली आप परिभाषा रट ले रहे हो, महसूस कर नहीं रहे हो। जैसे मैंने अभी कहा कि जो समृद्धि है वो क्या है बेटा? मात्रा है। सिर्फ मात्रा की बात करता है। किसकी मात्रा की? धन की मात्रा की बात करता है ना बेटा? और अभी मैंने बोला कि विकास क्या है? हम जैसे बता रहे वैसे लिखो। विकास है धन, जीवन स्तर। यानी धन के साथ साथ जीवन स्तर भी जब बेहतर हो रहा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? विकास। तो ये क्या है? ये तो समृद्धि ही है ना। तो समृद्धि, विकास क्या है? समृद्धि प्लस, अरे कंप्यूटर में एक भाषा पढ़ते हो ना, सी और सी प्लस प्लस। तो समृद्धि को सी मानो, तो विकास को सी प्लस प्लस मानो। यानी धन तो चाहिए ही चाहिए, धन का असर भी चाहिए। अगर असर हो रहा होगा तो विकास, और असर नहीं हो रहा होगा तो समृद्धि। आया ना?
तो डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि समृद्धि जहां से धन की बात करता है, विकास धन के साथ साथ जीवन स्तर की बात करता है। अगर जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है तब तो हम विकास बोलेंगे, और खाली धन बढ़ रहा है, जीवन स्तर नहीं बढ़ रहा है, तो हम खाली समृद्धि कहेंगे। मुझे लगता है अब इससे ज्यादा अति हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? आगे लिखो बता। संपोषणीय विकास, हेडिंग बनाइए, संपोषणीय विकास या सतत पोषणीय विकास। आज सबको निपटाना है बेटा, सबको नहीं तो जितना निपट जाए निपटाएंगे। समपोषणीय विकास या सतत पोषणीय विकास, या इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख दें बेटा कि हो जाएगा? समपोषणीय विकास इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सस्टेन करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे। क्लियर बेटा? तो सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं, या इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मुझे लगता है आजकल बहुत कॉमन सा हो गया, हर बच्चा थोड़ा बहुत इसको जानता है, तो थोड़ा लिख लो आप भी। लिखें ऐसा विकास जो पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए। ऐसा विकास जो क्या बेटा? पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए। एक दिन आपसे मैंने बात किया था बेटा, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि कैसे उत्पादित करें, तो उसमें हम लोगों के दिमाग में बस एक बात चलती है कि किसी कार्य को करने का अगर 4 तरीका है तो उस तरीके को चुनना चाहिए जिसमें कम पैसा खर्च हो। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है हम लोगों की। यानी किसी कार्य को करने के और बहुत तरीके हो सकते हैं, तो उसमें उस रास्ते को चुनना चाहिए जिसमें कम से कम पैसा खर्च करके वह लक्ष्य प्राप्त हो जाए। अब अर्थव्यवस्था में कहा जा रहा है ना, अब पैसा नहीं देखना है, अब ये देखना है कि उस रास्ते का प्रयोग करना है जिस रास्ते में पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। क्लियर है बेटा? लक्ष्य तो पाना ही पाना है। अब थोड़ा अपने ढंग से परिभाषित किया जाए इसको, पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें। फिर से सुनिए, प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें तथा अपनी संततियों के लिए भविष्य में भी बचा के रख पाए। ऐसा विकास समपोषणी विकास कहलाएगा। अब क्लियर हुआ? माने एकदम लालची मत बनो यार, सब संसाधन खत्म वतम अपने ऊपर कर लोगे, बच्चों का क्या होगा? आने वाली जो हमारी संततियां होंगी धरती पे, उनको भी जीने का अधिकार है। कुछ लोहा वहा तांबा वंबा कोयला वैला खनिज तेल वेल छोड़ोगे उनके लिए भी? ये सब आप ही खत्म कर डालोगे। तो ऐसा विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है? भौतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग, भौतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग थोड़ा सा ठीक कर लो बेटा, भौतिक नहीं, प्राकृतिक। प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग कि हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए
प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग कि हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की क्या बेटा पूर्ति कर पाए तथा इन प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए भी बचा के रखें। क्लियर है बेटा? समपोषणीय विकास कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा और अच्छे शब्द में परिभाषित कर लिया जाए, है ना? नीचे लिख लें, लिखिए यदि किसी कार्य को करने के अनेक मार्ग हो तो, यदि किसी कार्य को करने के अनेक मार्ग हो तो निर्णय लागत लाभ के आधार पे नहीं, इनपुट आउटपुट के आधार पे नहीं, निर्णय लागत लाभ के आधार पे नहीं वरन इस आधार पे लेना है कि लागत लाभ के आधार पे नहीं वरन इस आधार पर लेना है कि पर्यावरण को न्यूनतम क्षति हो। क्लियर हुआ बेटा? ये आज वाला जो विकास हो रहा है वो विकास अब जा रहा है किधर बेटा? संपोषणी विकास की ओर जा रहा है। ठीक है, हाँ यही प्रगति है हम लोगों की। तो अब लिख लें जरा सा, एक और भी शब्द है संभवतः आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। यही है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। हाँ तो ध्यान रखना, सुनो, ये सबसे बड़ा वाला शब्द है। इधर देखो, लिखने के फिराक मत पड़िए। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से बड़ा शब्द है, नहीं है? आर्थिक विकास जो शब्द है वो आर्थिक समृद्धि से बड़ा शब्द है। आर्थिक प्रगति इन सब में सबसे बड़ा शब्द है, ये सबसे व्यापक अवधारणा है। क्लियर है? तो कहते हैं कि आर्थिक प्रगति किसे कहेंगे, थोड़ा सुन लीजिए। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास के साथ साथ जब किसी अर्थव्यवस्था में यह निर्धारित हो जाए तो उस देश के लिए क्या वांछनीय है और क्या वांछनीय नहीं है, उस देश के लिए क्या नेसेसरी है और क्या नेसेसरी नहीं है, यह प्रवृत्तियां भी जब बढ़ने लगें तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्थिक प्रगति। जरा ध्यान से सुनना, आपके पॉकेट में पैसा हो गया, आर्थिक समृद्धि हो गई, उस पैसे का आपके जीवन पे असर होना चाहिए तो विकास होगा। असर हो गया, शाम को पार्टी आयोजित हो गई, 4-6 मित्र आ गए, धूम धड़ाका, अल्कोहल, ये सब हुआ, असर हुआ, जीवन पे असर हुआ, विकास हुआ। हाँ बिल्कुल, हाँ हुआ, विकास हुआ, आपका जीवन थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन आर्थिक प्रगति नहीं। आर्थिक प्रगति ये कहती है कि क्या आपके लिए जरूरी है और क्या आपके लिए जरूरी नहीं है। जब वांछनीय प्रवृत्तियां आ जाती हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, इस देश में अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने, हाँ विकास हो रहा है। इस देश में जन बनते हुए एक्सप्रेसवे बने, बिल्कुल विकास हो रहा है। लेकिन क्या ये वांछनीय है या गांव को कनेक्टिविटी कर देना पहली जरूरत है, ये वांछनीय है?
बोल नहीं रहे हैं। रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा महसूस हो रही है? इस देश में महंगी महंगी कारें बन जाएं, हाँ विकास हो रहा है, कार खरीद लोगे आपका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर बनना जरूरी है ज्यादा। क्या वांछनीय मतलब समझ रहे हो? आपके पॉकेट में पैसा हो, उस पैसे का आपके जीवन पे असर हो। जीवन पे असर कई प्रकार से हो सकता है। एक ऐसा असर जिसकी बहुत जरूरत है परिवार को, एक ऐसा असर जिसकी बहुत जरूरत तो नहीं थी। पैसा हो गया, स्विट्जरलैंड घूमना पहली प्राथमिकता तो नहीं थी। पहली प्राथमिकता तो ये थी कि किसी की तबीयत खराब थी, उसका थॉरो मेडिकल चेकअप करा के उसका इलाज करा लेना। पहली प्राथमिकता ये थी कि किसी बच्चे की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर लिया जाए। बोल नहीं रहे। और आपकी पहली प्राथमिकता हो गई एक बढ़िया सा ट्रिप हो जाए यूरोप का। ये वांछनीय नहीं था। सब हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। लिख ले, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के साथ साथ जब किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के साथ साथ जब किसी अर्थव्यवस्था में वांछनीय प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, वांछनीय प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तो इसे हम आर्थिक प्रगति कहते हैं। ठीक है बेटा, यह सबसे व्यापक शब्द है। क्यों? ध्यान से देखो, जैसे अगर हम बात करें आर्थिक प्रगति की, तो अब जरा देखो इसमें क्या क्या शामिल है। जब हमने कहा इसमें विकास शामिल है, तो ऑब्वियस सी बात है समृद्धि इसमें शामिल है। बोल नहीं रहो। जब हम इसमें कहेंगे कि आर्थिक विकास शामिल है, इसका मतलब है इसमें आर्थिक समृद्धि शामिल है। बोले बेटा, आर्थिक समृद्धि शामिल है, जीवन स्तर शामिल है, क्योंकि ये मिलके हो जाएगा क्या? विकास। बोल नहीं रहे हैं। और साथ में मूल्यगत निर्णय, इसी को हम लोग कहते हैं वांछनीय। बोले बेटा, वांछनीय प्रवृत्ति। तो आपको नहीं लगता कि अब तक का सबसे बड़ा शब्द है? इसमें समृद्धि भी है, इसमें विकास भी है, साथ साथ उस देश के लिए देखो, अमेरिका की जो जरूरत है वो हमारी जरूरत नहीं है, यूरोप की जो जरूरत है वो हमारी जरूरत नहीं है। उनके विकास के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत होगी, हमारे विकास के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत होगी। तो जो हमारी आवश्यकताएं हमारे हिसाब से अगर होने लगे, तब हम कहें कि अब आर्थिक प्रगति हो रही है। अमेरिका की सोसाइटी की को अलग अलग चीजों की जरूरत होगी, क्योंकि वो आगे निकल गए हैं। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, जब लोगों को भोजन नहीं मिलता है तो पहली रिक्वायरमेंट होगी भोजन कराइए। बोल नहीं रहे हैं। देश अगर खाली पेट सो रहा है तो सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि लोगों को भोजन उपलब्ध कराएं। जब सबको भोजन उपलब्ध होने लगे तो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छा भोजन उपलब्ध कराएं। अभी अच्छा भोजन की नहीं बात करनी है, अभी भोजन की बात करनी है।
अभी पहली जिम्मेदारी है कि 4 किलो राशन दें। जब ये सब पूरा हो, हाँ अनाज दें, राशन दें, जब ये पूरा होने लगे तो फिर ये भी प्रश्न आएगा कि कौन वाला चावल दे रहे हो, बासमती वाला काहे नहीं दे रहे हो। तो ये धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी किसकी हमारी वांछनीयता अभी सिर्फ चावल देने की है, उनकी वांछनीयता क्वालिटेटिव हो गई है। हमारे यहां लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा देना है, उनकी वांछनीयता है क्वालिटेटिव सुविधा उपलब्ध कराना है। बोल नहीं रहे। तो वांछनीय प्रवृत्तियां सबकी अलग अलग होंगी। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के साथ साथ जब किसी अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडेड डिसीजन हो कि क्या उस समाज के लिए जरूरी है और क्या उस समाज के लिए जरूरी नहीं है, ये चीजें जब शामिल होने लगे तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रगति। कभी कभी खराब लगता है बेटा, जो विकास तो हो रहा होता है, प्रगति नहीं हो रही होती है। प्रगति कब होगी? हजारों आवश्यकता मुंह बाय खड़ी है देश में, लेकिन उसमें से किस आवश्यकता को पहली रिक्वायरमेंट के रूप में हम देखें? एक चीज बताइए, सरकार ने देखा ना बेटा, हर गांव को सरकार ने मुख्य सड़क से जोड़ा। वो उजड़ जाती हो, कुछ भी हो जाती हो, लेकिन सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कहा कि ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हर गांव को मुख्य मार्ग से कनेक्ट करें। कर ही दिए हैं लगभग लगभग। अब सड़क उजड़ जाती है, टूट जाती है, वो अलग चीज है। ये पहले प्राथमिकता थी। जब इसको हम लोगों ने पूरा किया तो हम लोग एक्सप्रेस वे की ओर नजर उठा दिए और एक्सप्रेस वे बनाते हैं। अभी संसद में भाषण देते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ा अच्छा लगा, उनका यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के न जाने कितने देशों में जितना रेलवे ट्रैक है ना, उतना रेलवे ट्रैक हमने साल भर में बिछाया है। जितना इन देशों के पास आज तक कुल रेलवे लाइन जितनी है, उतनी रेलवे लाइन तो हमने साल भर में बिछा दिया भारत में। सड़कों का महाजाल फैला रहे हैं हम, महाजाल फैला रहे हैं। पूरे अमेरिका में जितनी सड़कें हैं उससे ज्यादा सड़कें हम 2-2 साल में बना रहे हैं भारत में, तब जबकि अमेरिका भारत से बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। क्लियर है बेटा? बाहर निकलिए ना, बढ़िया कार वार लेके थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे निकले तो आपको मजा आ जाएगा कि देश वास्तव में आगे बढ़ गया है। हर जगह दनदनाते हुए रोड दिखेगी आपको। यहीं से निकलिए, दिल्ली तक चलिए और एकदम कंजर्शन लेस। इतनी पॉपुलेशन हमारी है लेकिन कंजर्शन के बिना रास्ता आपको मिलेगा। दनदनाते हुए स्पीड से चलिए। अरे यहां से दनदनाते हुए पहुंच जाइए लखनऊ, पूर्वांचल वाले से, और लखनऊ से दनदनाते हुए पहुंच जाइए आगरा, आगरा एक्सप्रेसवे पे, वो भी ठीक ठाक है 400 किलोमीटर। और वहां से पहुंच जाइए यमुना, वो जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है उस पर चले जाइए, पहुंच जाएंगे आप दिल्ली। एक ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको कहीं रास्ते में। तो यही तो प्रगति हो रही है बेटा। टाइम हम सेव कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, सड़कें बढ़िया बन रही हैं। अभी तो एक एक्सप्रेसवे ऐसा बन रहा है कि दुनिया में इतना लंबा एक्सप्रेसवे नहीं है किसी के पास। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है और एक चरण पूरा हो चुका है, वो चालू भी हो चुका है। दुनिया में इससे एडवांस एक्सप्रेसवे किसी के पास नहीं है, सारी फैसिलिटी के साथ। अब ये देखना पड़ेगा बेटा कि क्या ये सही में वांछनीय है इस समय, कि अभी चक्रोट बनाना जरूरी है। तो अब अगर ये वांछनीय है तो प्रगति हो रही है, और अगर वांछनीय नहीं है तो विकास हो रहा है। क्लियर है? और मुझे लगता है कि अब हमारी अर्थव्यवस्था में यह सब वांछनीय हो रहा है। अब हमें महसूस हो रहा है कि अब वक्त आ गया है कि अब हमें इन सब तरफ ध्यान देना होगा, और दे रहे हैं। वर्ल्ड क्लास के बिल्डिंग बना रहे हैं। अभी देखा ना, गुजरात में जाके एक बहुत बढ़िया सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया हमारे मोदी जी ने। अब हमारे देश में इन सब चीजों की जरूरत है और अब देश अब उस तरफ बढ़ रहा है ना? चले आगे बढ़े बेटा। समावेशी विकास बहुत छोटा सा मामला है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। समावेशी विकास, लिखें
आर्थिक विकास की मुख्य धारा में, आर्थिक विकास की मुख्य धारा में सबको सम्मिलित कर लेना, आर्थिक विकास की मुख्य धारा में सबको सम्मिलित कर लेना ही समावेशी विकास है। आर्थिक विकास की मुख्य धारा में क्या बेटा, सबको यानी समाज के हर वर्ग को सम्मिलित कर लेना ही समावेशी विकास है। क्लियर है बेटा, सहमत है? लिखें, पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था अथवा बाजार आधारित व्यवस्था लिखा बेटा, बाजार आधारित व्यवस्था समावेशी विकास दे ही नहीं सकती, समावेशी विकास दे ही नहीं सकती। क्लियर है बेटा? समावेशी विकास के लिए राज्य की भूमिका, समावेशी विकास के लिए किसकी बेटा, राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो चलो ये भी एक आइडिया लग गया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट पूंजीवाद व्यवस्था के अनुकूल नहीं होता, क्योंकि ये विकास सिर्फ और सिर्फ राज्य ही कर सकता है, निजी लोग नहीं कर सकते, है ना बेटा? अब थोड़ा लिख लें, समावेशी विकास दो भागों में विभाजित है। पहला, नंबर 1, सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन। और दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय, दूसरा क्या बेटा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। अब हम इसको बोल दे रहे हैं बेटा, सुन लीजिए, और ऐसा नहीं कोई बहुत मुश्किल है। सामाजिक समावेशन का मतलब यह है कि समाज के हर वर्ग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, उच्च निम्न, सबके लिए सरकार कुछ ऐसा कार्य करे कि सब उसका लाभ उठा लें। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सामाजिक समावेशन। और वित्तीय समावेशन क्या था, इस बड़ी भारी परेशानी इस देश में, और मोदी जी ने एक योजना चलाई, जनधन योजना। खाता वाता खोला गया बैंकों में, किस योजना से खोला गया ना? इस देश की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि इस देश में बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग अब तक कुछ ही लोग करते थे। बहुत ढेर सारे लोग बैंकिंग सुविधाओं से एकदम अछूते थे, बैंक उनके लिए एक रहस्यमयी चीज थी। तो ये जो वित्तीय समावेशन कहा जाता है, उसमें यही कहा जाता है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है, यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय व्यवस्थाओं में यानी बैंकिंग सिस्टम में सभी लोग शामिल हों। जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोला गया और कहा गया कि वित्तीय यानी बैंक वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो हर व्यक्ति तक उपलब्ध कराई जाए। ये खाता खोलना ही नहीं है बेटा, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। माइक्रो फाइनेंसिंग की बात हो रही है, सूक्ष्म वित्तीयन की बात हो रही है। देखो, किसी को 40,000 करोड़ रुपया चाहिए होगा, विजय माल्या जैसे लोगों को, किसी को 500 रुपये चाहिए होता है ना? क्योंकि अपना खेत जो तो आया है ट्रैक्टर से,
अब उसको 500 रुपया उसको जुतवाई देना है और अभी उसके पास 500 रुपया नहीं है, तो क्या करेगा? पड़ोसी पड़ोसी से मांगेगा कि 500 रुपया हो तो दे दीजिए, कल परसों में हम दे देंगे। ये सुविधा सरकार क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही है? ये छोटी छोटी जो फाइनेंसिंग है, जैसे किसान हमेशा त्रस्त रहता है, एक सीजन हो गया, उस सीजन में उसको खाद डालना है, उसके पास पैसा नहीं है, वो चाहता है कि 2-4 हजार रुपया कहीं से मिल जाता तो अपने फसलों में खाद वाद दे देता। ये सरकार के पास सिस्टम नहीं है, बनाना पड़ेगा ना। और जब ये बनाओगे तो वित्तीय समावेशन का वह प्रणाली होगी। बना रही है सरकार, भाई काहे इतना नाराज हो रहे हैं? किसान क्रेडिट कार्ड काहे दे रही है? खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है कि छोटी छोटी जो आवश्यकताएं हैं कृषि में, वो बैंक से आप लेते रहिए, फसल कटने के बाद दे दीजिए। बोल नहीं रहे। तो वित्तीय समावेशन का मतलब वित्तीय सिस्टम सबके लिए उपलब्ध कराया जाए, और सामाजिक समावेशन ये कहता है कि योजनाएं इस प्रकार की हो कि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ। क्लियर हुआ बेटा? तो आज यही समाप्त कर रहे हैं, कल बात करते हैं।